हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम बैक टू द टेक इजी क्लासेस। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सारे जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हो गए, चाहे वो एसएससी हो गया, गेट हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जियो टेक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी में ये अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स का आएगा और गेट में ये आता है 13 to 14 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है गेट में वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो अभी आपको ये वीडियो हमारा पूरा देखना है क्योंकि हम इसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे जाकर। तो आपको पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना है ताकि आपके कंसेप्ट भी और क्वेश्चंस भी साथ साथ में क्लियर होते रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। जियो टेक हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, उसकी कहाँ जरूरत है। अभी सपोज हम कोई भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, किस पे बनता है वो हमारे फाउंडेशन। सबसे पहली चीज फाउंडेशन आते हैं, फिर बीम्स आते हैं, फिर कॉलम्स आते हैं। ठीक है ना, ये तीनों चीजें होती, पर ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड करती है। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, आपने स्टील भी अच्छा खासा लगा दिया, आपने कंक्रीट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, सब कुछ आपने बहुत स्ट्रांगली सब स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन अगर उसकी सॉइल जो है, ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड करती है, सॉइल पर। तो अगर उसकी जो सॉइल है वो अगर हार्ड नहीं है या वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाती है तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सॉइल की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी स्ट्रक्चर हमें जब बनाना होता है तो उसकी स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए उस सॉइल की, क्योंकि अगर सॉइल में स्ट्रेंथ नहीं हो, उसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए वो आगे जाकर कोलैप्स होना ही है। ठीक है, तो पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की हम ये देख लेते हैं क्या डेफिनेशन। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द इकोसिस्टम is the systematic geotechnical engineering is the systematic application of techniques which allows construction on in or with geomaterials। geomaterials हमारे क्या हो गए, सॉइल्स और रॉक्स। क्या हो गए, सॉइल एंड रॉक। ठीक है, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, जब वो हमें हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी जियो मटेरियल्स के ऊपर और जियो मटेरियल्स के साथ जब हमें कंस्ट्रक्ट करने होते हैं वो होता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। फिर बात कर रहे हैं एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू सॉइल। अभी मैंने बताया क्योंकि अगर सॉइल ही वीक होगी तो हमारा स्ट्रक्चर हम कितना भी बड़ा खड़ा कर ले वो आगे जाकर कोलैप्स होना ही है। इन सम वे एंड सब्सिक्वेंटली इट्स डिजाइन विल डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और रॉक। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हमें पढ़नी होती है ताकि हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चले और उनके साथ साथ हमें ये भी पता चलता रहे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो विथस्टैंड करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट, सॉइल मैकेनिक्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल व्हेन इट इज यूज्ड ईदर एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एज अ फाउंडेशन मटेरियल। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वो स्टडी है जिसमें हमें क्या किसके बारे में पढ़ना होता है, हमें सॉइल के बारे में पढ़ना होता है कि हम उसको एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज में ले रहे हैं या हम उसको फाउंडेशन मटेरियल में यूज में ले रहे हैं। फाउंडेशन मतलब नींव के लिए भी हम जब सॉइल को यूज में लेते हैं। अभी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको कहा गया हुआ है, डॉक्टर कार्ल तरजागी को बोला हुआ है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको बोला है, डॉक्टर कार्ल तरजागी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको बोला गया है, डॉक्टर कार्ल तरजागी। कॉइंड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स इन 1925। इन्होंने ही सॉइल मैकेनिक्स टर्म दिया था। कब दिया था, 1925 में दिया था। ठीक है, अभी सॉइल का ओरिजिन क्या करना। अभी सबसे पहले हम एज ए सिविल इंजीनियर बात करते हैं क्योंकि सॉइल की भी बहुत सारी लेयर होती है, लोअर लेयर होती है, मिडिल होती है, टॉप लेयर होती है। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा किस पर ध्यान देना चाहिए, टॉप क्रस्ट पर। किसका, जो ऊपरी जो लेयर होती है ना उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर कंसर्न मेनली विद 10 to 15 मीटर टॉप क्रस्ट। 10 to 15 मीटर मतलब ग्राउंड लेवल से 10 to 15 मीटर का जो सॉइल होता है उतने तक, उसके नीचे अगर डीप है तो वो हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न किसका है, टॉप क्रस्ट का है।
सॉइल पार्टिकल्स कोर्सर देन 0.075, कोर्सर मतलब होता है बड़ा, ठीक है, फाइन का मतलब होता है छोटा, कोर्सर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर सॉइल पार्टिकल जिसकी साइज 0.075 mm है तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आंखों से देख सकते हैं जी। अगर सॉइल पार्टिकल्स की साइज 0.075 mm से बड़ी है तो उनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। अभी फेसेस की बात करते हैं, तो कैसे एग्जिस्ट करता सॉइल बनते कैसे हैं। तो फेसेस में सबसे पहले आ जाता है एग्जिस्टिंग रॉक, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते, चट्टाने होती, उसमें क्या होता है, वेदरिंग होती है। क्या होता है, वेदरिंग होगी। वेदरिंग के बाद क्या होता है, वेदरिंग भी दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली स्लाइड में है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, ठीक है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद क्या होगा, वो जो भी टुकड़े टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, या तो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या तो पानी की वजह से या हवा की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन का मतलब जब वो नीचे जम जाते हैं, तो या तो ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन होने के बाद क्या करते हैं हम, अपहीवल हो जाते हैं। अपहीवल मतलब वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, बिल्टअप होने लग जाते हैं। तो फेसेस क्या है, सॉइल कैसे बनते हैं, सबसे पहले एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग भी दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या हो जाता है, अपहीवल होता है। नेक्स्ट इरोजन फेज की बात कर रहे हैं, वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, रिटेन सेम कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट मतलब जिस रॉक से सॉइल बन रही है वो क्या हो जाता है, पेरेंट रॉक होता है। तो पेरेंट रॉक के कुछ कंपोजिशन उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। और केमिकल में क्या होता है, जो मिनरल कंपोजिशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिजिकल में तो सेम रहती है कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब वो पेरेंट रॉक जो है वो कौन कौन से मटेरियल से बना है, कौन कौन से मिनरल से बना है, तो वो क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में तो सेम होती है, और केमिकल वेदरिंग में क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। अब ये क्या होता है, बल्की मटेरियल्स होते हैं, मतलब थोड़े बड़े हैवी मटेरियल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये थोड़े हल्के छोटे छोटे से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फिजिकल वेदरिंग जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, एंगुलर होते हैं, तीखे तीखे होते हैं, राउंडेड होंगे, फ्लैट होंगे, या फिर क्या होंगे, एलोंगेटेड होंगे। सिंगल ग्रेन विदाउट बॉन्डिंग बिटवीन देम। इसमें क्या होता है, सिंगल एक ही ग्रेन होता है और उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। इधर बात करते हैं केमिकल वेदरिंग में, तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज नोन एज क्ले मिनरल। क्ले मिनरल मतलब बहुत ज्यादा छोटी साइज होती है, क्या होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, क्ले और सेल्ट हो गया, साइज छोटी। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेवल। ग्रेवल आपको पता है कैसे होते हैं, एंगुलर भी होते हैं, राउंडेड भी होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक है उनका कंपोजिशन सेम रहता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ये थोड़े बल्की मटेरियल होते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल क्या है, ग्रेवल और सैंड। केमिकल का क्या है, क्ले और सिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये गेट में भी और एसएससी में भी पूछी जाती है। इसमें तुमसे ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो रिवर या रनिंग वाटर से डिपॉजिट होती है, मतलब नीचे जमने लग जाती है। जब पानी बहेगा तब कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, वो होती है एल्यूवियल सॉइल। कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल। जब सी वाटर होगा तो कौन सी हो जाएगी, मराइन सॉइल हो जाएगी। जब स्टिल वाटर जैसे लेक्स हो गए, हमारे पॉन्ड्स हो गए, उससे जो होती है वो कौन सी सॉइल होती है, लेक्यूस्ट्राइन। फिर विंड से जो होती है वो कौन सी होती है, एओलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एओलियन के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि एओलियन जो सॉइल है वो किससे डिपॉजिट होती है, तो किसके थ्रू डिपॉजिट होती है, विंड के थ्रू। और जो आइस से होती है उसको क्या हम बोलते हैं, ग्लेशियल, ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं, या फिर टिल और ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। अभी दो और दे रखे हैं, टेलस और लॉइस। लॉइस जो है वो क्या होती है, ये भी विंड से होती है, पर इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। और को एल्यूवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, टॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TAUS और LOESS, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमेशा एक नंबर में आता ही आता है कि रिवर या रनिंग वाटर से जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। नहीं तो उल्टा कर सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल किससे डिपॉजिट होती है, तो किससे डिपॉजिट होती है, रिवर या रनिंग वाटर से, ठीक है। फिर मराइन किससे हो जाएगा, सी वाटर से। लेक्यूस्ट्राइन किस में होता है, स्टिल वाटर जैसे लेक्स, पॉन्ड्स हो गए। एओलियन किससे हो जाएगा, विंड से। ग्लेशियल किससे हो जाएगा, आइस से। लॉइस क्या है, ये भी विंड से होते हैं, पर इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है और
कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसकी पीडीएफ आपको वैसे भी प्रोवाइड कराएंगे, तो एक बार ध्यान दे दीजिए। अभी फेज डायग्राम, फेज डायग्राम में क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है वो किन चीजों से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम। 3 चीजें होती है उसमें, सॉलिड होता है, फिर क्या होता है, एयर होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड एयर और वाटर, तो ये 3 चीजें होती। तो जब ये 3 चीजें होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 3 फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। 2 फेज की बात करें, अभी 2 फेज में एक तो सॉलिड और वाटर हो जाएगा, और एक हो जाएगा सॉलिड और एयर। ठीक है, तो 2 टाइप के हो गए 2 फेज में। एक तो हो जाएगा फुली सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब आते ही समझ आना कि कितना पानी सॉइल में प्रेजेंट है। तो फुली सैचुरेटेड मतलब उसके अंदर कोई वॉइड्स नहीं है। वॉइड्स मतलब खाली खाली जो जगह होती है उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो जिनके अंदर कोई एयर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ पानी और सॉलिड है, तो वो क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड। जिसमें सिर्फ एयर और सॉलिड है, सिर्फ हवा है और सॉलिड और बिल्कुल पानी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं है। फिर अगर पानी भी है, थोड़ी हवा भी है और सॉलिड्स भी, एयर भी है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियली सैचुरेटेड। तो कितने फेज डायग्राम होते हैं सॉइल के, 2 टाइप के, 3 फेज और 2 फेज। 2 फेज भी 2 टाइप के हो गए, कौन से हो गए, फुली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अभी हमने जो फेज डायग्राम पढ़ा है उस पर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल मास इन अ 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। 3 फेज सिस्टम में सॉइल किस किस से बना होता है, सॉलिड, एयर और वाटर। सॉलिड, वाटर एंड एयर, सॉलिड, ग्रेवल एंड एयर, ये तो होगा नहीं। सॉलिड एंड वाटर ओनली, ये भी नहीं होगा। सॉलिड एंड एयर ओनली, ये भी। सॉलिड एंड वाटर किसके केस में होता है, सैचुरेटेड के केस में। ठीक है, और सॉलिड और एयर किसके केस में होता है, ड्राई सॉइल के केस में। और ये दोनों किस में आते हैं, 2 फेज में। डन। तो 3 फेज में क्या होता है हमारा, सॉलिड, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड देन देयर आर नो एयर वाइट्स प्रेजेंट इन इट। फुली सैचुरेटेड है मतलब सिर्फ पानी है, बिल्कुल हवा नहीं है उसमें। तो हाँ, बिल्कुल, जब सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेटेड होती है उसके अंदर कोई भी एयर वाइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलम ऑफ वॉइड्स VV इज इक्वल टू द सम ऑफ। अभी VV जो होता है, VV मतलब होता है वॉइड्स। वॉइड्स मतलब जो खाली जगह होती है सॉलिड में वो। तो वॉइड्स जो होता है उसको 2 जने भर सकते, 2 पार्टिकल्स भर सकते। एक तो हो गया एयर और दूसरा हो गया वाटर। ठीक है, तो VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, VV का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वेट ऑफ वाटर, ये भी नहीं। किसका सम होता है, एयर का। जो भी खाली जगह होगी वो या तो हवा से भरेगी या फिर किससे भरेगी, पानी से। तो या तो एयर का वॉल्यूम हो जाएगा या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इन दोनों का सम होकर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज। अभी जो हमारा फेज डायग्राम है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल ग्रेन डायग्राम बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डायग्राम बोलते हैं, या एलिमेंट डायग्राम। उसको हम एक और नाम क्या है उसका, ब्लॉक डायग्राम है। फेज डायग्राम का एक और नाम है ब्लॉक डायग्राम। The weight of total voids is equal to the weight of water। जितना भी weight of total voids है वो किसके weight के बराबर, पानी के weight के बराबर हो जाएगा। ये भी ट्रू है, यस, पानी के weight के बराबर ही होता है, क्योंकि हवा का कोई weight नहीं होता है। देखो क्या होता है, VV equals to WA प्लस WA क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर। WW क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। अभी वेट ऑफ एयर का कोई वेट नहीं होता है, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। तो WV हो जाएगा हमारा WW के बारे में। अभी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो एयर का वॉल्यूम तो होता है, लेकिन एयर की क्या नहीं होती है, वेट नहीं होता है। एयर का कुछ वेट नहीं होता है, इसलिए हमने वेट ऑफ एयर क्या कंसीडर किया, 0। इसलिए वेट ऑफ टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेज डायग्राम वॉल्यूम्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी इस साइड तो हम, ये हमारा क्या है, फेज डायग्राम है, ठीक है। इधर तो हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम, और यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो वॉल्यूम कहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम क्या प्रेजेंट करते हैं, वेट करते हैं। एक और बार हम एक बार फेज डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर भी क्या, ओ सॉरी गलत हो गया, हाँ, यहाँ पर राइट साइड में तो हमने क्या किया है, राइट साइड में हमने क्या किया, वॉल्यूम, और वेट कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड एज। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को हम क्या कैसे लिखते हैं, वीएस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम का वी और सॉलिड का एस, तो क्या हो जाएगा, वीएस। वीवी किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वीडब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वीए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। द वेट ऑफ सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड एज, वेट मतलब W और सॉलिड है WS, क्या तो क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा या फिर W हो जाएगा। या तो हम उसको WS लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, WA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वेट ऑफ द मॉइस्ट सैंपल इज द सम ऑफ। मॉइस्ट सैंपल की बात कर रहे हैं, तो मॉइस्ट सैंपल का कितना हो जाएगा, मॉइस्ट मतलब उसमें पानी प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, WA प्लस WW। हाँ, WA प्लस WW। WW क्या हो जाएगा, वाटर, और WA हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड का। नेक्स्ट है, फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात कर रहे हैं, VV, ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम। और कौन सा फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है मतलब उसके अंदर एयर नहीं है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल वेट्स 190 किलो न्यूटन, आफ्टर ओवन ड्राइंग इट वेट्स बिकम 150 किलो न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर। अभी सॉइल सैंपल का वेट हम कितना दे रखा है, 190 किलो न्यूटन दे रखा है, और जब उसको ओवन ड्राई कर लिया मतलब सारा पानी सूख गया, तो कितना हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन है। तो हमारा वाटर कितना हो जाएगा, 190 माइनस 150, कितना पानी प्रेजेंट था हमारा, 40 किलो न्यूटन, क्योंकि हमने क्या किया है, ओवन ड्राई किया है। ओवन ड्राई में क्या हो जाएगा, ड्राई होकर सारा पानी उड़ जाएगा, तो जितना पानी उड़ा है वो कितना हो जाएगा, 190 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/7 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम। अभी क्या बोल रहा है, एयर ऑक्यूपाइज कितना बोल रहा है, 1/7 है V, और कितना बोल रहा है, वाटर कितना है, 1/8 है, 1/8 ऑफ वाटर। कितना, अब क्या पूछ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनको एक बार प्लस करेंगे हम, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.329, कितना आ जाएगा, 0.329। तो आज हमने थोड़े से बेसिक्स देखे हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के, और कुछ क्वेश्चंस किए हैं फेज डायग्राम पर। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन लेक्चर्स में से तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, और ये इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। थैंक यू।